कि जो हम लोग का अभी कौन सा प्रोसेस चल रहा है, अभी हम लोग का लाइट रिएक्शन चल रहा था। और लाइट रिएक्शन के बाद जो है मैंने आपको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बताया था, और वो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में अब आप लोगों को मैंने कुछ फैक्टर्स बताया था जो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है। तो उसी को हेडिंग करके आप वहां पे लिख लेना सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, significance of proton gradient in ATP synthesis. Significance of proton gradient in ATP synthesis. तो अब देख लो बच्चों, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ना, ये ब्रेक होना चाहिए, और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो ये अपने आप ही जो है एटीपी सिंथेसिस जो है वो फॉर्म करता है। सो इसमें लिख लेना प्रोटॉन ग्रेडियंट इज important because the breakdown of this gradient, leads synthesis of ATP. तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, the proton gradient is broken down the proton gradient is broken down due to the movement of protons, from lumen of thylakoid back to stroma. The proton gradient is broken down due to movement of protons from lumen of thylakoid back to stroma. So, yeah, across the membrane of, across the thylakoid membrane. जरा पहले प्रोटॉन कहां से कहां आया था? स्ट्रोमा से सर, ल्यूमन सर। वेरी गुड, स्ट्रोमा से ल्यूमन में। अब वो वापस जाएगा कहां से? ल्यूमन से, और किसमें चला जाएगा? स्ट्रोमा में, सर। और थ्रू द दिस अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और अब जाके वहां में कहां से जाएगा, बस वो हमें देखना है। सो इसमें लिख लेना है प्रोटॉन्स are transferred by a transmembrane channel of F0 या CF0 of ATP synthase. Protons are transferred by a transmembrane channel of CF0 of ATP synthase. ठीक? By the facilitated diffusion.
सो इसमें आप लोग लिखना नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट एटीपी सिंथेस, क्लोरोप्लास्ट एटीपी सिंथेस helps in ATP synthesis. Chloroplast ATP synthesis helps in ATP synthesis in the stroma of chloroplast. In the stroma of chloroplast. So इसमें लिख लेना ATP synthase is present in thylakoid membrane. ATP synthase is present in thylakoid membrane, but what it protrudes towards stroma of chloroplast. बच्चों आप लोगों को मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ाया था, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कौन सा एंजाइम ने एटीपी सिंथेसिस करा था? सर एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस ने। अब वो एटीपी सिंथेस क्लोरोप्लास्ट में था या माइटोकॉन्ड्रिया में था? माइटोकॉन्ड्रिया सर। माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्लोरोप्लास्ट एटीपी सिंथेस। तो वहां से माइटोकॉन्ड्रिया के जो F0 पार्टिकल था और उसने प्रोटॉन को वापस लाया था, और प्रोटॉन एटीपी सिंथेस के F1 पार्टिकल ने क्या बनाया था? एटीपी बनाया था, है ना? तो सेम कहानी यहाँ पे भी होगा। सो इसमें लिख लेना एटीपी सिंथेस has two parts, that is CF0 and CF1। और यहाँ में C का जो मतलब है क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो अब हमें यहाँ पता चला कि जो एटीपी सिंथेस है उसके दो सब यूनिट है, एक CF0 है और एक CF1। आर यू डन विद दिस? यस सर। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, CF0 is present or embedded in thylakoid membrane. Is present in thylakoid membrane and possesses a transmembrane channel. And possesses a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons. बच्चों कहां से कहां तक वो प्रोटॉन जाएगा? सर ल्यूमन से स्ट्रोमा सर। वेरी गुड, ल्यूमन से स्ट्रोमा तक, तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये आप लोग याद रखें ना, वैसे एनसीईआरटी में सब है, तो बट ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कौन एक्ट किसमें ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल प्रेजेंट है? आप एटीपी सिंथेस के कौन से वाले हिस्से में? थाइलाकोइड सर। मेरे ना एटीपी सिंथेस के कौन से वाले हिस्से में? F0 CF0 सर। CF0 में। तो अब जो ये CF1 जो है ये इसी में होगा एटीपी सिंथेस का एक्टिविटी, और जब वो एटीपी सिंथेसिस करेगा और वो एटीपी जाके वो कहाँ पे जाएगा? वो स्ट्रोमा में बनेगा। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, CF1 protrudes
on the surface of thylakoid membrane. On the surface of thylakoid membrane and faces stroma. Clear? अब बताओ जी क्या सर। क्या क्या रिक्वायरमेंट कहा था मैंने आप लोगों को रिक्वायरमेंट होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए? सर मेम्ब्रेन सर, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियन एंड सर एटीपी सिंथेसिस। वेरी गुड। अब बता दो वो प्रोटॉन पंप कहाँ में है? CF0 में। प्रोटॉन चैनल तो मतलब वो क्या होगा? प्रोटॉन पंप होगा। सो आप यहाँ पे लिख लेना 10 प्रोटॉन चैनल, और या आप लोग लिख सकते हैं प्रोटॉन पंप भी। प्रोटॉन पंप is present in CF0. अब हमें देखना है कि जो ये ब्रेक डाउन होता है प्रोटॉन पंप का, ये कैसे एटीपी बनाएगा। सो लिखो इसमें द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन पंप, या प्रोटॉन ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं, बाय प्रोटॉन पंप provides enough energy to change the to cause the conformational change. To cause the conformational change in CF1. CF1 particle of ATP synthase. So comma which makes the enzyme synthesize several molecules of ATP. ठीक, डन। यस सर। अब देख लो बच्चों आप लोग, अगर सपोज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब वो प्रोटॉन वापस आएगा तो F0 पार्टिकल में चेंज होता है। किस में चेंज होगा? F0 पार्टिकल। तो F0 पार्टिकल में जब चेंज होगा तो उसका कन्फर्मेशन चेंज होता है। कन्फर्मेशन चेंज होने का मतलब स्ट्रक्चर चेंज होना। तो जैसे अगर सपोज आप लोग अभी बैठे हैं किसी सीट पे, तो अब सीट पे बैठे हुए हैं, आप लोग थक जाएंगे। तो थक जाने से जो है, जैसे मैं अभी इस तरह से सीट में बैठा हूँ तो थोड़ा मेरे कमर में बेंड है, तो अब मैं थक गया तो मैंने अपना बॉडी का कन्फर्मेशन चेंज किया। तो जो ये जियोमेट्रिकल शेप है, तो अभी मेरा पोस्चर ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो अब इसी तरीके से जो ये एटीपी सिंथेस है, तो इसका प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंज आएगा तो उस वजह से ये एटीपी बनाएगा। अब बताओ इस एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर में अब कौन स्ट्रक्चरल चेंज लाता है, कौन कन्फर्मेशन चेंज लाता है? प्रोटॉन सर पंप सर। वेरी गुड। जब प्रोटॉन वापस आएंगे, और प्रोटॉन क्या वापस आते हैं CF0 से या CF1 से? CF0 सर। CF0। और ये CF1 जो है वो क्या बनाएगा फिर? एटीपी सिंथेसिस बनाएगा। तो किसी बच्चे का डाउट है? हैंड रेज किया है। नो सर। हाँ, तो अब विच मेक्स एंजाइम, तो अब याद रखना CF1 पार्टिकल ही बनाता है ATP। तो अब ब्रेक, इसी को कहते हैं हम लोग ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि जो लाइट का एनर्जी था, जो रेडिएशन का एनर्जी था, और उसने प्रोटॉन को पंप कराया, और वो प्रोटॉन पंप जो है फिर जाके यूज हुआ फॉर द एटीपी सिंथेसिस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 10 रेडिएशन और लाइट एनर्जी
Thus, radiation or light energy is used to pump protons across the membrane. Thus, radiation or light energy is used to pump protons across the membrane so that to create high proton concentration. So that to create high proton concentration within the lumen of thylakoid. आप लोग जस्ट एक मिनट वेट कर लेना. चलो बच्चों, अब आप लोगों को मैं एक एनसीईआरटी का डायग्राम समझा दूंगा और उस एनसीईआरटी के डायग्राम से हम देखेंगे कैसे प्रोटॉन पंप होगा और कैसे वापस आएगा और फिर कैसे एटीपी सिंथेसिस होगा. तो अब आप लोग पहले बता दो मुझे कि जब एटीपी सिंथेसिस होगा तो ये बता दो मुझे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है
सॉरी बच्चों, ये ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल था तो वो रिसीव करना पड़ा। तो अब देख लो आप यहाँ पे जरा कहाँ में आप लोग बता दो मुझे, ईटीसी प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ में प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया सर, इन ना क्लोरोप्लास्ट। एग्जैक्टली बता, ईटीसी। अब लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया से लेना देना नहीं है, अब हमें क्लोरोप्लास्ट से लेना देना है। चलो जल्दी बता दो, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ बताया था ईटीसी प्रेजेंट होता है? थाइलाकोइड सर। वेरी गुड, थाइलाकोइड में। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे थाइलाकोइड। अब देखो बहुत ही सिंपल है, जो आप लोगों ने सीखा है ना, और उसी सीखे हुए को मैं थोड़ा सा और आपको एक डायग्राम के पैटर्न में सिखाऊंगा कैसे आप उसको डायग्राम में डाल सकते हैं। तो ये हम लोग एक थाइलाकोइड लेंगे और ये मेम्ब्रेन है, मोटा इतना है, ये डबल एनवलप नहीं है। आप ये नहीं समझना कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या बच्चों ये क्लोरोप्लास्ट है या ये थाइलाकोइड है? थाइलाकोइड है सर। थाइलाकोइड है। तो अब हमने इसको फिलहाल मोटापा दिखाएंगे ऐसे। तो और यहाँ से अब मैं आपको सारा चीज असेंबल करके बता दूंगा कौन कहाँ पे है। सो आप लोगों ने सीखा हुआ है, बस मैं आपको एक डायग्राम सिखाऊंगा किसको किस जगह पे रखना है। चलो आप लोग बता दो अब मुझे पहले सिंपल सा बात जो है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ पे होते हैं? पिगमेंट्स, चलो पहले आप लोग ये बता दो पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं? सर ग्रेना में सर। हाँ वेरी गुड, ग्राना में। ग्राना में कहाँ कहाँ पे? सर एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट सर। वेरी गुड। चलो आप लोग बता दो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट्स है ना, और वो जी सर। फोटोसिंथेटिक यूनिट बताया था आप लोगों को, वो बनाता है जाके पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, और क्या बनाता है? पिगमेंट पिगमेंट सिस्टम 2 सिस्टम सर। सेकंड। तो अब बता दो बच्चों पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड का लोकेशन कहाँ कहाँ था? जल्दी। एप्रेस पार्ट में कौन सा था? सर 2 सर। वेरी गुड, 2। और नॉन एप्रेस पार्ट में कौन सा था? 1 सर। 1। और स्ट्रोमल लेमेली में कौन सा था? 1 सर 1 सर। है ना। अब बताओ मुझे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन सा फोटो सिस्टम्स यूज होता है? सर 2 सर। दोनों सर। वेरी सर गुड, नॉन 2 साइक्लिक में दोनों होता है, पिगमेंट सिस्टम और सेकंड है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी। 2 अब देख लो बच्चों, वो पिगमेंट नॉन जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, क्या पिगमेंट सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर 680 है या उसका रिएक्शन सेंटर 600 P700 है? 680 सर। 680। तो जब भी हम P680 की बात करें, जरा ये बता दो ये कौन सा पिगमेंट सिस्टम होगा? 2 सर। सिस्टम 2 सर। सेकंड होगा। गुड। तो अब देख लो इस पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे यहाँ में अब लाइट आएगा, ये लाइट आएगा, और ये लाइट किसको एक्टिवेट करेगा? जरा बता दो P680। 80। तो अब जरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के साथ कौन एसोसिएट था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के साथ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है या पिगमेंट सिस्टम सेकंड? सेकंड सर। वेरी गुड, सेकंड है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वाटर आएगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल से, मैंने आप लोगों को कहा था 2 वाटर मॉलिक्यूल से कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है? 4 सर। 4। कितना प्रोटॉन? 4 4 सर। प्रोटॉन। 4। और कितना ऑक्सीजन? 1 सर। तो अब एनसीईआरटी ने यहाँ एक ही ऑक्सीजन दिया है। अब आप लोग खुद ही बता दो क्या एक ऑक्सीजन निकलेगा या 1/2 ऑफ? हाफ। हाफ। हाफ सर। तो अब बताओ कितना प्रोटॉन था उधर से? 2 अभी 2 सर आ जाएगा। 2 हो हो जाएगा। जाएगा, है ना। तो यहाँ एनसीईआरटी ने एक ही प्रोटॉन लिखा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन होगा कितना? 2। 2। वो 2 प्रोटॉन होगा। तो बच्चों अब आप लोग बता दो मुझे, जब ये प्रोटॉन यहाँ पे मिलेगा, और क्या मिलेगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सर। है ना। इलेक्ट्रॉन। तो 2 फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन। लोग उस इलेक्ट्रॉन को बता देंगे कि सपोज ये वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन। और यहाँ में एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होगा, उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अब बता दो मुझे पिगमेंट सिस्टम में आप लोग बता दो पहला कौन सा, जब ये 680 एक्साइट होगा इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? P680 का वाटर तो इसको वापस देगा,
लेकिन इसका ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ एक्साइट हो जाएगा, कहाँ तक पहुंच जाएगा? सर फियोफाइटिन सर। वेरी गुड, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से कहाँ जाएगा? सर PQ सर, वेरी प्लास्टोक्विनोन। गुड, PQ। हाँ, तो अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में PQ लिखेंगे, ठीक, और यहाँ में हम लोग PQH2 लिखेंगे। बहुत ही इजी है, आप लोगों ने ये सब सीखा हुआ है, और जस्ट हम एक एनसीईआरटी का डायग्राम लेंगे और उसको सिखा देंगे। अब बताओ, यहाँ PQH2 जो होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? PQH2। PQH2। जब प्रोटॉन मिलेगा तो नहीं, पहले तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव Yes, चार्ज sir. बनने से क्या आएगा? प्रोटॉन आएगा। तो अब बता दो Yes, बच्चों, sir. वो प्रोटॉन कहाँ से आएगा? स्ट्रोमा से सर। मैट्रिक स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से, है ना, और हम लोग आएंगे यहाँ से प्रोटॉन आया, तो इसको हम यहाँ पे H पॉजिटिव लिखेंगे। अब जब हम H पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब ये जगह कौन सा जगह होगा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। अब बताओ, इस स्ट्रोमा में अब प्रोटॉन का कमी होगा या प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा? कमी होगा सर। कमी होगा, तो लिखेंगे हम लोग प्रोटॉन, है ना। तो अब प्रोटॉन आया इधर से। अब जब ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आया, प्रोटॉन भी इधर आया, प्लास्टोक्विनोन किस में कन्वर्ट हो गया? PQH2 PQH2 में। तो क्या ये PQH2 ही रहेगा या वापस ब्रेक होगा PQ में? वापस वापस ब्रेक होगा। और जब ये वापस ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ भेज देगा? जरा इसके बाद बता दो मुझे, कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर था? साइटोक्रोम B6F सर। B6F। वेरी गुड, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? साइटोक्रोम B6F। I will write here cytochrome B6F. और अब देख लो बच्चों, ये साइटोक्रोम, लेकिन यहाँ में क्या लिखना था हमें? फियोफाइटिन बीच में, है ना। तो अब एनसीईआरटी ने फियोफाइटिन नहीं दिया तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में P680 के बाद क्या आता है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बाद क्या आएगा? PQ आएगा। तो आप लोग बीच में यहाँ फियोफाइटिन भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम को हम कंटामिनेट नहीं करना चाहते किसी दूसरे, हम फिलहाल वही रख लेंगे। तो अब देखो यहाँ से, जब ये PQH2 जो है, अब ये इस अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो यहाँ पे और ये यहाँ पे पहुंचा देगा। क्लियर? यस सर। और अब ये इलेक्ट्रॉन हम लोग माने कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया और ये आगे बढ़ रहा है, और इसको हम लोग यहाँ पे नाम देंगे कि व्हाट दिस इज हियर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। और प्लस जो ये जब PQH2 अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो प्रोटॉन भी तो लॉस करेगा, है ना। जी सर। और ये प्रोटॉन भी आएगा, और ये प्रोटॉन इस साइटोक्रोम B6F की वजह से अब इधर आएगा। जरा किस में पहुंच गया आप? ल्यूमन में, है ना। तो अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसका नाम यहाँ पे दूंगा कि दिस इज साइटोक्रोम B6F, जरा साइटोक्रोम B6F के बाद में बता दो मुझे कौन सा वाला? प्लास्टोसाइनिन, है ना। क्या प्लास्टोसाइनिन बताया था मैंने आपको मेम्ब्रेन के साइड होता, ल्यूमन के साइड होता है या स्ट्रोमा के साइड होता है? स्ट्रोमा के सर। ना ना, प्लास्टोसाइनिन। थियोफाइटिन था स्ट्रोमा के साइड, प्लास्टोक्विनोन था स्ट्रोमा के साइड। तो ये वाला क्या बताया था? अंदर की ओर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये यहाँ में प्लास्टोसाइनिन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और ये मेम्ब्रेन जो है अब इधर में ये प्लास्टोसाइनिन। अब देखो बच्चों, यहाँ में हम लोग इसका नाम लिखेंगे कि दिस इज PC। क्लियर? तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा है, ये किसके पास आएगा? PC से पास। और अब बता दो मुझे, ये PC जो है ये किसको देगा ये इलेक्ट्रॉन? PS1 को सर। वेरी गुड, PS1 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PS1। तो इधर में हम लोग PS1 लिखेंगे, ये PS1 है। अब बताओ PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या था? सर P700 सर। वेरी गुड, P700। तो बच्चों
यहाँ में ये PS1 लेंगे। अब बताओ ये जब ये PC अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो PS1 के किसको ये इलेक्ट्रॉन देगा? P700 ना, P700 तो एक्साइट हो गया लाइट से। सर FES सर। हाँ, वेरी गुड। ये मतलब FES और FES के बाद में क्या बताया था? पूरा FRS सर कह सकते। FR ये वाला जो है यहाँ में लाइट आएगा। अब कौन एक्साइट होगा? P700। तो Yes, sir. अब आप लोगों को याद होगा, बताया था मैंने फेराडॉक्सिन, क्या बताया था? पैराडॉक्सिन। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कि फेराडॉक्सिन एक प्रोटीन है और ये आ गया और इसने फेराडॉक्सिन को दिया, तो यहाँ में हम लोग FD लेंगे। क्लियर? तो बच्चों अब बता दो मुझे, इस फेराडॉक्सिन से अब ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है? और यहाँ में सर, हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा जी सर, और साइटोक्रोम ये B6 साइटोक्रोम B6 सर। साइड, और फिर किसको मिलेगा? प्लास्टोसाइनिन सर। प्लास्टोसाइनिन को। लास्ट और प्लास्टोसाइनिन किसको देगा? ल्यूमन को। ना ना ना, यहाँ में ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट तरह देख लो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देख लो। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हाँ, NADPH वेरी गुड NADPH। हाँ, तो अब देखो यहाँ में अब आएगा NADPH और वो NADPH जरा आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADP पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होगा? NADPH NADPH सर PS सर PS1 में हाँ हाँ, सर PS1 में FNR एब्सेंट होता है ना सर, NADPH कैसा बनेगा सर? ना ये तो वो चल रहा है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चल रहा है ना। जी सर। ये कौन सा चल रहा है, नॉन साइक्लिक या साइक्लिक? नॉन नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक चल रहा है। हाँ, तो अब यहाँ में बता दो मुझे उस एंजाइम का नाम जो NADP पॉजिटिव को NADPH बनाता है। सर FNR पैराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ में फेराडॉक्सिन आएगा और FNR लिखेंगे हम इधर, और ये FNR अब इसको रिड्यूस करेगा और बनाएगा NADPH बना देगा। तो अब ये वाला जो प्रोटॉन यहाँ पे मिलेगा, दिस वन NADPH, और ये भी कहाँ से मिलेगा? ये भी स्ट्रोमा से मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ से प्रोटॉन आता है, 2 प्रोटॉन आता है बेसिकली, और वो 2 प्रोटॉन जो है वो भी कहाँ से आएगा? स्ट्रोमा से। ठीक है, और अब यहाँ पे फिलहाल हमने पहुंचा दिया इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली इससे इधर जाएगा और मिलेगा NADP पॉजिटिव को बनाएगा NADPH। अब देखो इधर भी प्रोटॉन अंदर आया, इधर भी प्रोटॉन अंदर आया, तो जब ये प्रोटॉन सारा अंदर आएगा तो क्या डेवलप करेगा इधर में? ये पीएच ग्रेडियंट सर। पीएच ग्रेडियंट। वेरी गुड। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहेंगे, ये प्रोटॉन आ रहा है, ये प्रोटॉन आ रहा है सारा, हाँ? तो यहाँ पे कहेंगे हम काफी सारा प्रोटॉन जो है वो जमा हो रहा है। लेस इन पीएच। तो अब आप लोगों को पता है कि जिस साइड ये प्रोटॉन जमा हो रहा है उस समय पीएच क्या हो जाएगा? लेस इंक्रीज, हो जाएगा। है ना? तो Yes, पीएच sir. लेस होगा, गुड, और प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज हो ज्यादा जाएगा। जाएगा। तो अब देख लो बच्चों, इधर में हम लोग लिखेंगे कि ये है एटीपी सिंथेस। अब देखो ये एटीपी सिंथेस का 2 यूनिट्स होता है, एक क्या बताया था आप लोगों को? F0 and F0 and F1. और F0। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज F0, F0, और ये वाला हम लोग लिखेंगे दिस इज F0। क्लियर? जी सर। हाँ, तो अब ये प्रोटॉन जो इधर से आएगा, तो बच्चों ये प्रोटॉन आएगा इधर से, क्या ये F0 से जाएगा या F1 से जाएगा? F0। F0 से जाएगा, और F0 से पहुंच जाएगा ये वापस किधर में? F1 सर। ना F0 से ये वापस कहाँ पहुंच जाएगा? F0 सर। हाँ, F0 से कहाँ तक वापस पहुंच जाएगा? ये स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा। तो और जब ये स्ट्रोमा से वापस पहुंच जाएगा और यहाँ में बनेगा ATP, और वो ATP जो है अब यहाँ से आएगा
जरा क्या क्या एडीपी प्लस Inorganic phosphate. phosphate एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट phosphate और यहाँ से बन जाएगा एटीपी। और ये प्रोटॉन जो है आप लोग यहाँ में वापस दिखा देना कि भाई प्रोटॉन आएगा, तो यहाँ में वापस प्रोटॉन पहुंचा और F0 से, तो दैट मींस ये वाला जो पार्टिकल है व्हाट दिस इज हियर F0 sir. CF0 एंड व्हाट दिस इज हियर CF1. CF1 CF। तो मिलजुल के हम लोग कहेंगे एटीपी सिंथेस। तो अब एटीपी सिंथेस एग्जैक्टली ये वाला है ना। yes sir और अब आप लोग इसमें लिख लेना दिस इज एटीपी सिंथेस। CF1 और ये बता दो ये कौन सा मेम्ब्रेन है इधर, दिस वन। thylakoid this one वेरी गुड, whole दिस इज थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। thylakoid membrane एंड दिस वन इज थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो ये वापस आ गया इधर, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे ये ल्यूमन है yes sir lumen और ये वाला हम लोग क्या कहेंगे इधर stroma स्ट्रोमा है। तो अब बताओ इस ल्यूमन में अब प्रोटॉन ज्यादा होगा या प्रोटॉन कम होगा? ज्यादा होगा ज्यादा होगा। बच्चों इसमें क्या होगा? less लेस होगा। loss जरा पीएच कितना होगा इधर? decrease होगा वेरी गुड, लो पीएच low pH है ना। और इधर Yes. में क्या होगा पीएच? high और कहते हैं कि लगभग पीएच इधर में 5 रहता है और कहते हैं इधर में पीएच जो है वो कितना रहेगा? 8 रहेगा। 8. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पीएच इन स्ट्रोमा तो क्या कहेंगे? 8 8। और व्हाट इज 8. पीएच इन ल्यूमन? 5 इट इज 5। 5. अब बता दो बच्चों जो प्रोटॉन इधर आ रहा है क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इधर या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा? positive पॉजिटिव चार्ज। और इस साइड कौन सा चार्ज डेवलप होगा? charge basic Sir. energy तो यहाँ में नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और इधर लिखेंगे हम यहाँ हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा और यहाँ में लो होगा। और ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट और उधर में लिख लेना लो। हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट और इधर में लिख लेना लो। तो इसको कौन सा ग्रेडियंट कहेंगे आप? पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको क्या कहेंगे? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और इसको क्या कहेंगे? पीएच ग्रेडियंट। ठीक, आप मतलब लिख सकते हैं इसको कि अगर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है तो बच्चों यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है यहाँ क्या है? हाई है। तो ये वाला ग्रेडियंट जरा बता दो कौन सा ग्रेडियंट होगा? proton gradient वेरी गुड, Gradient. प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये वाला ग्रेडियंट कौन सा होगा? pH gradient. पीएच ग्रेडियंट। और ये वाला होगा इलेक्ट्रिको पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज दिस क्लियर? जी सर. तो ये हैं
अब बताओ क्या हम लोगों ने यहाँ पे ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दिखाया है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? नॉन साइक्लिक सर। क्लिक नॉन साइक्लिक दिया है ना। तो कहते हैं कि अगर सपोज हम लोग टोटल जो है अगर हम लोग 4 प्रोटॉन देखें, ठीक है, और 4 प्रोटॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को ये 4 मैंने आप लोगों को क्वांटम रिक्वायरमेंट कितना बताया था? सर 8 सर। 8 है ना। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट 8 है। तो अब उस क्वांटम रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर जाके जो है उसमें से 4 जो फोटोन जो है वो यूज करता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और 4 जो है वो यूज करता है पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। ये आप लोगों का क्लियर होगा ये डायग्राम? यस जी सर। सर। हाँ, तो अब आप लोग लिखना नेक्स्ट पॉइंट। in non-cyclic photophosphorylation, in non-cyclic photophosphorylation, total 8 photons are utilized. That is 4 photons by each pigment system 1 and pigment system 2. क्लियर? जी सर। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसे सिखा दूं कि ये अगर पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है और ये पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो है ये अब हम लोग यहाँ में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट लेंगे और ये हम लोग जरा कितना NADPH बनेगा अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे और उनका फोटोलाइसिस होगा। दो दो वाटर मॉलिक्यूल से कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है? 4 इलेक्ट्रॉन सर। 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 4 इलेक्ट्रॉन से कितना NADH बन सकता है? 2 सर। वेरी गुड। तो because each NADH needs how many electrons? 2 सर। 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ में, we will see कि यहाँ वाटर आया और वो वाटर जो है 2 हम लेंगे और बच्चों वो 2 वाटर एक ऑक्सीजन देगा और कितने प्रोटॉन्स देगा? 4 प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन्स। और यहाँ से जरा बता दो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब वही 4 इलेक्ट्रॉन इधर से बढ़ेगा आगे, है ना, और वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है अब इधर आगे बढ़ेगा और वो 4 इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन्स यूज होंगे? 4 प्रोटॉन्स। और कितने NADP पॉजिटिव यूज होंगे? 2 NADP। और बच्चों कितने NADPH बनेंगे? 2 2 NADPH। अब बताओ इसको कितना लाइट चाहिए? सर 4। 4, चाहे 4 HNu लिख लो या चाहे फोटॉन्स लिख लो। हाँ, जी सर। और इसको डन। जी सर। तो अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए अब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन सर। 4 इलेक्ट्रॉन। एंड कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब 8 photons must be absorbed. 8 photons must be absorbed by each photosystem. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं to form one molecule of oxygen, to form one molecule of oxygen which requires transfer of 4 electrons from 2 water to NADPH.
a total 8 photons. 8 photons must be absorbed. Done? जी सर। तो बच्चों एटीपी सिंथेज जो है ना, कहते हैं कि एक एटीपी सिंथेज जो है वो उसको लगभग चाहिए, क्लोरोप्लास्ट एटीपी सिंथेज को चाहिए 4 उसको एक एटीपी बनाने के लिए कम से कम 3 प्रोटॉन चाहिए। कितना? 3 प्रोटॉन। 3 प्रोटॉन चाहिए। अब देखो जो ये वाटर का जो हाइड्रोलाइसिस हुआ इसकी वजह से कितना प्रोटॉन मिला? 4। और जो साइटोक्रोम जो है ना, साइटोक्रोम B6F, अभी जो आप लोगों ने इधर देखा, जरा यहाँ पे साइटोक्रोम B6F ने यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया है? 1 फिलहाल। तो अब ये साइटोक्रोम B6F भी 8 प्रोटॉन को पास करता है। कितना? 8 8। अब बताओ ये 8 प्रोटॉन और ये 4 प्रोटॉन कितना हो गया? 12 प्रोटॉन। 12 सर। तो अगर 3 प्रोटॉन से एक एटीपी बनेगा, अब बता दो मुझे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में कितना टोटल एटीपी बनेगा? 3 सर। वेरी गुड, 4। कितना बनेगा? 4 सर। 4। तो देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, साइटो क्लोरोप्लास्ट सर ATP। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रोटॉन चाहिए ना, एक एटीपी हाँ, चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रोटॉन चाहिए, लेकिन यहाँ में अप्रोक्सीमेटली कितना चाहिए? 3 प्रोटॉन 3 चाहिए। सर। हाँ, क्लोरोप्लास्ट ATP synthase almost requires 3 protons for the synthesis of 1 ATP. Chloroplast ATP synthase almost requires 3 protons for the synthesis of 1 ATP. Done? यस सर। तो अब बता दो बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में कितना प्रोटॉन बताया था टोटल ट्रांसफर होता है? 12 12 होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेना, in non-cyclic photophosphorylation, total 12 protons are transported from, कहाँ से? स्ट्रोमा से सर। To stroma to what? Lumen. ह्यूमन। That is 8, that is 4 by what? 4 by 4, PS 4 due to oxidation of your photolysis of water, जी सर। and 8 due to cytochrome B6F। B6। यहाँ पे देख लो अभी जो डायग्राम था, जरा यहाँ में ये प्रोटॉन वापस कौन लाया? साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम B6। अब देख लो यहाँ पे जरा PQ जो है, PQ ये कितना प्रोटॉन है? इसके साथ 2 प्रोटॉन आना चाहिए। तो जब ये 2 प्रोटॉन आएगा तो ये 2 प्रोटॉन अब कहाँ से आएगा? साइटोक्रोम B6F से, और वापस पहुंच जाएगा स्ट्रोमा में। अब टोटल यहाँ पे कितना प्रोटॉन पास होता है? 8। और यहाँ में कितना आ गया? 4। और टोटल कितना हो गया? वो 12 हो गया। तो अब बता दो मुझे 12 जो है, जस्ट वेट,
चलो बच्चों, अब बता दो मुझे, अब इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अब टोटल कितना एटीपी बनेगा? 4 4 एटीपी बनेगा। तो फुल स्टॉप करके लिखना 10 इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन total 4 ATP molecules are produced. ठीक, वो ब्रैकेट में लिखना as each ATP formation requires 3 electrons, approximately 3 protons. very good, approximately 3 protons. तो अब हम लोग जरा बता दो मुझे, क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आप लोग अपने दिमाग से बता दो कितना एटीपी जो है बनेगा और कितना प्रोटॉन पास होगा? कोई बच्चा बता सकता है? बड़ा इजीली बता सकते हैं आप लोग। सिर्फ एटीपी सर, हाँ हाँ, एनएडीपीएच नहीं बनेगा, सिर्फ एटीपी बनेगा। नहीं कितना बनेगा आप ये बताओ। चलो बता दो मुझे, साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है? नहीं सर। नहीं। क्या साइटोक्रोम B6 होता है? पता है सर। होता है। तो साइटोक्रोम B6F कितना प्रोटॉन ट्रांसफर करता है? 8 प्रोटॉन 8। सर। लेकिन फोटोलाइसिस से कितना बना था? 4 सर। 4। तो क्या वो 4 होगा? नहीं होगा। तो अब कितना होगा? 8। और वो 8 8 अप्रोक्सीमेटली कितना एटीपी बनाएगा? 3। 3 कितना बना देगा? 3 3। तो लिखो इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, in cyclic phosphorylation only 8 protons are transferred by cytochrome B6F. full stop कर लिखना 10 plus in this phosphorylation approximately 3 बच्चों कितना एटीपी बनेगा? 3 एटीपी। 3 ATPs are formed. क्या ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर, हाँ क्लियर है सर। हाँ। सो अब उधर में खाली 8, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 3, और उधर में 12 था टोटल, तो अप्रोक्सीमेटली हो गया 4 एटीपी। सो दिस वाज रिगार्डिंग द एटीपी सिंथेसिस, जो इस साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हो जाता है। तो अगर कभी भी पूछा जाए तो बिना डर के अब ये कितना फोटॉन्स अब चाहिए अगर नॉन साइक्लिक को अब ट्रांसफर 12 करना प्रोटॉन। होगा? 12 12 फोटॉन। 8 सर। 8 हाँ 4 and 4 8 वेरी गुड, each। वहां में 8 चाहिए। चलो अब आप लोग एक पॉइंट वहां पे लिख लो, और ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। और इधर में आप लोग लिख लेना DCMU, या आप ऐसा लिख लो रोल ऑफ DCMU and paraquat roll of DCMU and paraquat। तो बच्चों इसमें आप लोग लिख लेना वहां में DCMU, और DCMU में लिख लेना आप 3, और फिर लिख लेना है 3 4, 3 4 डाइक्लोरो 3 4 डाइक्लोरोफिनाइल
डैश 11 डाइमिथाइल यूरिया। और इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं डायूरोन, इज अ हर्बिसाइड। बच्चों हर्बिसाइड का मतलब जो है जो किसको किल करेगा, जो किल करेगा हर्ब्स को, पेस्ट को, ठीक है। जो है किल करेगा पेस्ट लाइक हर्ब्स अगर कोई होगा। ठीक, तो पेस्ट मतलब अगर प्लांट होगा तो उसके लिए हम हर्बिसाइड यूज करते हैं। इज अ हर्बिसाइड दैट abolishes, और एबॉलिश मतलब क्या, रोकना या खत्म करना या बंद करना, या स्टॉप्स फोटोसिंथेसिस। बच्चों आप लोग मुझे अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स दे देना, एंड यस इन सर, इन 5 to 7 मिनट्स आई विल बी बैक। और यस सर, तब तक आप लोग जो है रिवाइज कर लो। यस सर, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर।
Students, are you there? बच्चों, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, तो क्या लिखाया था मैंने, जरा फुल फॉर्म बता दो DCMU का। डाइक्लोरोफेनाइल। डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। और फिर अगर आप लोगों को याद रह रहा है 1 वगैरह जो उसका नंबर है ग्रुप्स का, तो ठीक है, अगर नहीं तो फिलहाल शॉर्टली याद रख लेना डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। जरा क्या है, क्या यूज करते हैं हम एज अ व्हाट? पेस्टिसाइड सर। हार्बिसाइड। हर्बिसाइड, एज अ पेस्टिसाइड। तो लिख लेना एबॉलिशेस। मैं रिपीट करूंगा, आप लोगों ने अगर लिखा होगा तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो एबॉलिश का मतलब क्या है? स्टॉप सर। स्टॉप्स। हाँ, तो स्टॉप्स फोटोसिंथेटिक, stops photosynthetic oxygen production. Because it competes with plastoquinone. Because plastoquinone for जो है इलेक्ट्रॉन जो है, plastoquinone for the QB binding site. Binding site of pigment system second, and blocks इलेक्ट्रॉन फ्लो। बच्चों, जरा प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ चला जाता था? सर PQH2 सर। हाँ, अगर प्लास्टोक्विनोन से जो है आप लोगों को बताया था QB है ना, तो अब उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था फिर? कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास? सर साइटोक्रोम B6 है सर। वेरी गुड, तो साइटोक्रोम B6 है।
to cytochrome B6X complex. क्लियर? अब बता दो क्या होगा इसकी वजह से। अब क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा या इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा सर। ब्लॉक हो जाएगा। तो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बंद हो कम जाएगा। जाएगा। और जो वो हर्ब है और वो फिर मर जाएगा, वो हर्ब बचेगा नहीं। ठीक है, तो लिखो 10 it is used to kill what? हार्ब। या पेस्ट, ये लिखे बेटर है वर्ड पेस्ट है। तो कोई अगर जो राइस का खेती करते हैं तो राइस का खेती में आप लोगों ने देखा होगा जब स्टार्टिंग में उगाते हैं और फिर उसमें हर्बिसाइड फेंकते हैं और ताकि जाके वो पेस्ट वगैरह उसमें ना उगे। अगर पेस्ट उगेंगे तो फिर राइस के प्लांट को उतना एनर्जी नहीं मिलेगा, उतना मिनरल्स नहीं मिलेगा, और क्योंकि वो पेस्ट भी जो है वहां में उसको खा जाएंगे। तो इसलिए जब भी किसी का कल्टीवेशन करना होता है हमें यूजफुल प्लांट का, तो जो भी अनयूज होते हैं वो उसको हटा देते हैं और उसको हटा के यूज करते हैं। हम क्या मारने के लिए यूज करते हैं? डाइक्लोरोफिनाइल। हाँ, तो इसी तरीके से लिखना आप यहाँ में पैराकॉट also acts as a herbicide. Paraquat also acts as a herbicide as it blocks photosynthetic electron flow by intercepting electrons between the ferredoxin and NADP positive। और इसमें लिख लेना it also reduces oxygen to superoxide। तो बच्चों सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या है? O2 माइनस। It also reduces oxygen to superoxide that reacts with different molecules of chloroplast। And results loss of chloroplast activity। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता था? सर प्लास्टोसाइनिन सर। फेरिडॉक्सिन के पास, वेरी गुड, प्लास्टोसाइनिन। और फिर प्लास्टोसाइनिन से किसके पास चला जाता था? अगर हम लोग वहां पे बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन फेरिडॉक्सिन से किसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाता था? NADP पॉजिटिव। तो NADP पॉजिटिव पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या बनता था? NADPH। और लेकिन वो NADPH बनाने नहीं देता है और इन रिजल्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन को क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड। और ये सुपर ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करेगा क्लोरोफिल के पिगमेंट के साथ और क्लोरोफिल की एक्टिविटी को लॉस करवा देगा। तो अब बता दो बच्चों, जिस प्लांट पे, जिस हर्बिसाइड पे अब ये पैराकॉट जाएगा, क्या वो प्लांट बचेगा अब या मरेगा? मरेगा सर। मरेगा। तो इसीलिए ये पैराकॉट या जो मैंने DCMU बता दिया, दे आर यूज्ड एज द हर्बिसाइड्स। क्लियर? यस सर। जी सर। तो ये था रिगार्डिंग इन इनहिबिटर्स के बारे में जो कि फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। चलो अब आप लोग क्वेश्चन लिख लो। राइट डाउन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में
you can write there the electrons that are removed from photosystem second and photosystem first during Z scheme. Must be replaced. This is achieved by electrons available respectively. दोबारा से रिपीट करूंगा, the electrons that are removed from photosystem second and photosystem first during that scheme must be replaced. This is achieved by electrons available respectively. तो अब आप लोग लिख लेना बच्चों पहला ऑप्शन by PS1 and NADP positive और दूसरा लिख लेना by splitting of water and NADH और तीसरा लिख लेना by ATP and PS1 और D लिख लेना by splitting of water and pigment system second. आप लोगों को मैं क्वेश्चन समझा दूं। हाँ, कहता है कि जब Z स्कीम होता है तो Z स्कीम में पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना। Z स्कीम में इसका भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो कहता है कि अगर Z स्कीम में पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी लॉस करता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी, तो पिगमेंट सिस्टम का इलेक्ट्रॉन रिप्लेस किससे होता है, सेकंड का, और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन किससे वापस जो है रिप्लेस होता है। तो वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले आपको बताना है सेकंड का किसकी वजह से रिप्लेस होता है और फिर एंड का आंसर होगा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का किससे रिप्लेस होता है। सर सेकंड का तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वेरी गुड। सेकंड का किससे होता है इलेक्ट्रॉन रिप्लेस? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और फर्स्ट का? बहुत इजी है, फर्स्ट का भी बहुत इजी है। NADPH। ना NADPH तो लेता है इलेक्ट्रॉन। सर PS2 सर। वेरी गुड, PS2। तो अगर जरा देख लो आप Z स्कीम में जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड का इलेक्ट्रॉन निकला था वो किसके पास गया? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास, है ना। और फिर फर्स्ट पे लाइट पड़ा, उसका इलेक्ट्रॉन किसने लॉस हुआ, वो किसको फिर मिला? NADP पॉजिटिव को। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वाटर स्प्लिटिंग जो है वो सेकंड का इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करता है और पिगमेंट सिस्टम सेकंड किसका रिप्लेस करता है? उनका। वो फर्स्ट का रिप्लेस करता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। हाँ, तो अब आप लोग लिख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। You can write there the reaction center of pigment system second and PS1 have, ये तो बड़ा इजी है, have absorption peak respectively at A होगा इसका 700 नैनोमीटर and 680 नैनोमीटर और दूसरा होगा 430 नैनोमीटर and 680 नैनोमीटर और तीसरे का लिख लेना आप लोग 700 नैनोमीटर and 463 नैनोमीटर और टी का लिख लेना
680 nanometer and 700 nanometer. सर सर डी डी सर डी सर देखो क्या होगा, रिएक्शन जी, सेंटर पिगमेंट सिस्टम सेकंड का क्या होता है 680 680 और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का क्या होता है 700 700। मैंने आप 700 लोगों को कहा था जो Yes, sir. फर्स्ट आता है उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं जी और जी जो सर सेकंड आता है उसके मार्क्स कम होता है, तो इस तरह से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द रिएक्शन सेंटर्स का कौन कौन सा वेवलेंथ पे अपना मैक्सिमम पीक दिखा सकता है। सो द ऑप्शन विल बी द डी। चलो, इज देयर एनी डाउट? नो सर दिस इज हाँ, नो तो सर अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा डार्क रिएक्शन। तो फिलहाल आज हम लोगों का लाइट रिएक्शन खत्म हुआ, तो सर लाइट इस रिएक्शन चैप्टर में में कितने साइक्लिक, टॉपिक बाकी है सर? हाँ इस टॉपिक में अब हम लोग का डार्क रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन में हम लोगों को C3 साइकिल सीखना है, C4 साइकिल सीखना है और एक फोटो रेस्पिरेशन सीखना है, ठीक है। और Yes, बस sir. वही 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, तो अब ज्यादा से ज्यादा मुश्किलें में 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके सर 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 चलो, वेंसडे पे सर वेंसडे पे आप सर क्लास लोगे, हम तो हॉस्टल में और रेंट में हो जाएंगे सर, आप तो लोगे सर? आप कहाँ पे, किस हॉस्टल? जी सर क्या मैं समझा नहीं आपका बात? सीपीएसपी सर आप ऑनलाइन लेंगे क्या क्लास? हाँ ऑनलाइन लूंगा मैं, ऑनलाइन, ओके ठीक है। सर हाँ। मैं आ जाऊंगा बदरपुर, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा तब जब मैं आ जाऊंगा। हाँ? सर बट जी यू सर टेक क्लास यस सर। ठीक है, चलो टेक केयर। थैंक यू सर बाय बाय सर मीटिंग एंड